सो हेलो एवरीवन, चलिए फुल मौज और मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं एसो टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। तो चलिए फिर, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारोज मीटिंग। सो एप्रीहेंशन या एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी भी चीज का डर होना, किसी भी चीज की एंजाइटी होना अंदर कि अरे कहीं ऐसा हो ना जाए। ये जो फियर अंदर होता है किसी चीज को लेके, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंशन। और इसके अंदर अगर देखें हम तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जैसे सेम टाइप से प्रीमोनिशन का मतलब भी सेम होता है, किसी भी चीज की पूर्व सूचना होना, पहले से फोर वार्निंग, पहले से आपको आभास हो जाना कि कुछ गलत होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रीमोनिशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सिनोनिम में बताया गया है वार्निंग, एप्रीहेंशन, और एंटोनिम हो जाएगा किसी भी चीज के बारे में कंसर्न नहीं होना, अनकंसर्न या फिर नॉट कंसर्न। So premonition, forewarning, apprehension, anxious about something are the same meanings. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टिकर स्पीड लिमिट इन्फोर्समेंट हैज रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम होना। द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, कि भाई कार एक्सीडेंट्स कम कर दिए गए हैं। सो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, अगर आप साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब भी होता है कम होना, ओजोन लेयर के केस में थिन हो जाना, पतला हो जाना। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। सो सेम वे में डिप्लीट का मतलब हो गया कम होना, और रिड्यूस का मतलब भी कम होना। सो हमसे पूछा गया था सिनोनिम, सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एम्प्लॉयर्स मस्ट कंसीडर ऑल कैंडिडेट्स इम्पार्शियली एंड विदाउट बायस। बायस का क्या मतलब होता है, अगर कोई बंदा बायस है किसी को लेके तो इसका मतलब है कि वो उसकी तरफदारी कर रहा है। और अगर आप बिल्कुल अनबायस्ड हैं, इम्पार्शियल हैं, तो आपके लिए सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, इक्वलिटी से आप चीजों को देख रहे हैं। सो बायस होना और प्रिजुडिस होना। प्रिजुडिस मतलब प्री, पहले से, जजमेंट मतलब आपके अंदर पहले से अजम्पशंस हैं, जजमेंट है कि हाँ अरे यार ये तो ऐसा होगा, इस टाइप से आप सोच रहे हैं। सो दैट इज प्रिजुडिस थिंकिंग। या और दूसरे में हम बोल सकते हैं आप बायस्ड हैं। सो जज के लिए नॉर्मली बताया जाता है कि इन एवरी केस जज हैज टू बी अनबायस्ड। और मीडिया ट्रायल्स वगैरह जो होते हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स वगैरह को नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड होके उनको डिसीजंस देने चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ये देखिए, अगर मैं बोलूं डोंट मेक अजम्पशंस, और अगर कोई अजम्पशंस लेके बैठा हुआ अपने दिमाग में, तो वो बायस्ड है कि अनबायस्ड है? ऑब्वियसली बायस्ड है, अगर उसके दिमाग में अजम्पशंस हैं तो। और अगर दिमाग के अंदर अजम्पशंस नहीं है तो वो अनबायस्ड है, भाई बिल्कुल फेयर है वो बंदा। यहां पे जो बात की गई थी वो बायस, बायस का मतलब प्रेजुडिस होना। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ही वॉज नेचुरली कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स इन डिस्ट्रेस इवन टू एन एफेमिनेट मेजर। ये कह रहा है कि भाई कंपैशनेट है, मतलब नेचुरली कंपैशनेट है। वो कंपैशनेट का मतलब होता है करुणा, दया होना किसी चीज को लेके। कंपैशनेट ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेस के ऊपर आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, या फिर आप दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग्स चले जाते हैं। आपके नियरेस्ट जो होम टाउन है वहां के आसपास आपका ऑफिस मिल जाता है आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का। सो कंपैशनेट मतलब दया, करुणा, मर्सी। कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी की भी जो पनिशमेंट है प्रेसिडेंट वो कम कर देते हैं। मर्सी पेटिशन आप लोगों ने सुना होगा मैंने। सो मर्सी पेटिशन दैट इज गिवन ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड। सो यहां पे अगर बात की जाए, सो कंसर्न्ड होना। सो ए इज द करेक्ट आंसर, कंपैशनेट। अगर आप कंपैशनेट हैं मतलब आपके दिल में जगह है दूसरे लोगों के लिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ए पर्सन्स इवोल्यूशनरी जर्नी थ्रू लाइफ इज ऑलवेज डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल मतलब रीजनेबल। सो इवोल्यूशनरी का मतलब होता है इवोल्व होना, डिफरेंट फेजेस से धीरे धीरे ग्रो होना। सो इसका जो सिनोनिम होगा दैट विल बी डायनामिक। मतलब सेम मीनिंग बताया है डायनामिक का भी और इवोल्यूशनरी का भी। अब बात करते हैं बाकी की। अगर देखें तो एंड्यूरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। एंड्योरेंस आप लोगों ने सुना होगा, भाई उसकी एंड्योरेंस काफी ज्यादा है, वो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। एंड्योरेंस मतलब लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज्यादा लंबा दौड़ सकता है वो बंदा।
सेम रूट वर्ड से ये दोनों मीनिंग बने हुए हैं। सो एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, डायनामिक मतलब हो ही गया आपका इवोल्यूशनरी, डायनामिक मतलब जो काफी चेंजेज वगैरह आराम से कर ले। अटेंटिव मतलब बिल्कुल एक्टिव हो। जेलस मतलब जलन होना अंदर किसी के लिए, ठीक है, हैट्रेड की फीलिंग होना। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द हार्डन्ड क्रिमिनल्स आर द लास्ट टू फील क्वाम्स व्हाइल, एल साइलेंट होता है इसमें, व्हाइल कमिटिंग सिंफुल डीड्स। क्वाम्स का मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ डाउट होना कि यार ये गलत तो नहीं है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, इस टाइप की फीलिंग ऑफ डाउट होना। सो बोला जा रहा है कि जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स होते हैं ना, बिल्कुल जो मतलब कट्टर एक टाइप से, वो लास्ट में आते हैं जब ये सब चीजें फील करने की बात होती है। नॉर्मल लोगों को ये सब चीजें फील होती हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है, फीलिंग ऑफ डाउट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए भाई, विंबलडन इन फैक्ट हैज कम टू बी हिज सेफ स्पेस वेयर ही इज स्टिल लोव्ड एंड नॉट जज्ड डिस्पाइट हिज बुरिश बिहेवियर। बुरिश बिहेवियर का मतलब होता है इल मैनर्ड बिहेवियर, खराब। यहां पे बात अगर हम करें चर्लिस, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चर्लिस का मतलब होता है अबद्ध। rude in a mean spirited or surly way, rude, ill mannered, churlish. So churlish is the correct answer. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दे आर रिड्यूस टू द मीनियल टास्क। मीनियल का मतलब होता है छोटे काम करना, जो सोसाइटी में छोटा जिन कामों को ट्रीट किया जाता है वो टास्क, उनकी बात कर रहा है मीनियल। मीनियल का मतलब समझ आ गया, छोटे टास्क जो होते हैं। जैसे काफी बार आपने काफी इमोशनल टाइप की बातें सुनी होंगी, जैसे जो लाइव शो वगैरह होते हैं तो कंटेस्टेंट्स बताते हैं काफी बार कि माय मदर हैज डन मतलब मीनियल जॉब्स टू फीड मी, इस टाइप से कि मेरा पालन पोषण करने के लिए या मेरे को फीड करने के लिए मेरी माताजी ने मीनियल टास्क भी किए हैं मेरे बचपन से मुझे बड़ा करते टाइम। तो मीनियल टास्क मतलब जैसे झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, ठीक है। ये सब कंसिडर किए जाते हैं। अब बात आती है भाई इसका ऑपोजिट बताने की। बटलर का मतलब होता है एक बंदा जो कि इस टाइप से वाइन वगैरह सर्व करता है, वाइन चाय, वो बटलर बोलते हैं उसको। हाउस बॉय भी आपको समझ आ रहा है ऑलरेडी मीनिंग से ही, जो घर पे रखा जाता है। गोफर का मतलब भी होता है असिस्टेंट, और इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया फिर मास्टर। मीनियल टास्क, मास्टर टास्क, मास्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी बातें इतनी सारी आपको इसलिए बताई गई हैं कि ताकि आप ना भूलें, कभी भी आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द यूएस अटॉर्नी वांट्स टू कलेक्ट इंडिक्टमेंट्स अंडर ए चार्ज ऑफ सेडिशन। इंडिक्टमेंट मतलब होता है भाई फॉर्मल ट्रायल। सेडिशन यहां पे बोल्ड किया गया है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह या देशद्रोह। कन्हैया वगैरह के केस में आपने सुना होगा कुछ साल पहले कि उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे और जेल के अंदर डाला गया। सेडिशन चार्जेस का मतलब होता है यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द अथॉरिटी। बाकी सब मीनिंग देख लेते हैं। सैबोटाज का मतलब होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ना, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करना। नेक्स्ट म्यूटनी। देखिए, म्यूटनी का मतलब होता है काफी सारे लोग इकट्ठा मिलके और एकदम गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ बोलना स्टार्ट कर दें, अगेंस्ट खड़े हो जाएं। रेबेलियन मतलब विद्रोह, 1857 आपने सुना होगा रेबेलियन। ऑपोजिट पूछा गया हमसे, ओनली बी ही बच गया और बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, आई डोंट रेलिश टेलिंग हर दैट हर सन हैज बीन अरेस्टेड। रेलिश का मतलब देखिए भाई, नंबर को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअली नंबर अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम करने में कोई भी परेशानी आती है या कम आपको याद होती है वो कैब, आप एकदम बेसिक चैनल के ऊपर या फिर एकदम बेसिक ऐप के ऊपर जाके कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम पैकेज वहां से कर सकते हैं, जिसमें मोर देन 1000 वर्ड्स करवा रखे हैं। तो 1000 वाली नंबरिंग में यही 836 जो कि मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। टोटल अगर ये सारे मीनिंग इंक्लूड किए जाए 5000 प्लस वर्ड्स करवा रखे हैं फोटोज के साथ, तो आपको कभी उसके बाद वो कैब की दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलिए इसकी बात करते हैं हम। रेलिश का मतलब होता है आनंद, एंजॉय। आई डोंट रेलिश टेलिंग हर
दैट हर सन हैज बीन अरेस्टेड, कि भाई ये चीज बताने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग दिस, सो आई डोंट रेलिश टेलिंग हर दैट। अब रेलिश का ओपोजिट बताना आपको। लव, लाइक, अडोर ये सेम है। लाइक मतलब पसंद करना, सेम वे में अडोर किसी चीज की मतलब प्रशंसा करना, और अपैथी का मतलब होता है कोई भी फीलिंग नहीं होना। एक्चुअली पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स, और इसी वर्ड से बने हुए सिंपैथी, अपैथी, एंटीपैथी, इम्पैथी, तो ये सारे वर्ड्स फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, अपैथी का मतलब होता है फीलिंग रहित होना, विदाउट फीलिंग्स होना। सो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट पूछा गया था, सो अपैथी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द मीटिंग वॉज डिसरप्टेड बाई ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, ही shouted and threw fruit at the speaker. The meeting was disrupted by the group of protesters who shouted, ये आएगा WHO, who shouted and threw fruit at the speaker। ये कह रहा है कि भाई जो मीटिंग जो चल रही थी वो डिसरप्ट हो गई। डिसरप्ट का मतलब होता है भंग हो जाना, कोई भी चीज मतलब जो चल रही है, मीटिंग भंग हो जाना, कॉन्फ्रेंस डिसरप्ट हो जाना। सो क्यों हो गई वो, मतलब डिसरप्ट क्यों हो गई, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने फ्रूट्स जो थे वो फेंकने स्टार्ट कर दिया। आपने सुना होगा ना, टमाटर फेंकना स्टार्ट कर देती है जनता, है ना, तो ये सब हुआ, इसलिए मीटिंग जो थी वो डिसरप्ट हो गई। ऑपोजिट पूछा गया है। अब आप ये बताइए, डिसइंटीग्रेट मतलब तो वैसे ही आपको पता चला, डिस का मतलब होता है अगेंस्ट, DIS। सो डिस्चार्ज होना जैसे बैटरी, सो नेगेटिव कोनोटेशन में यूज किया जाता है DIS, डिस को। सो डिसइंटीग्रेट ऑब्वियसली सेम चीज, कोई भी चीज इंटीग्रेट होना मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेट होना मतलब टूटना। फ्रैक्चर में आपको पता ही है, फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या टूटती हैं चीजें। फ्रैगमेंट भी सेम टाइप से हिस्से होते हैं, फ्रैगमेंट्स। कंपोज, म्यूजिक को कंपोज किया जाता है। सो ये जस्ट ऑपोजिट है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। An attempt was made by the experts to revive the feeble economy of the country। feeble economy का मतलब होता है भाई weak economy, weak मतलब कमजोर। सो यहां पे हमें बताना है ऑपोजिट। देखो डेलिकेट का तो मतलब वैसे ही भाई पता आपको कमजोर होता है। फ्रेजाइल, काफी बार आप जब टीवी वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज मंगवाते हैं जो आराम से टूट सकती है, सो उन आइटम्स के ऊपर फ्रेजाइल लिखा हुआ आता है पैकिंग के ऊपर, आपने देखा होगा। डिक्लाइनिंग वैसे ही कम होना, हमें बताना है ऑपोजिट। एंटोनिम रोबस्ट, रोबस्ट टेक्नोलॉजी, रोबस्ट क्वालिटी होती है, मतलब जो बिल्कुल टूटे ना, रोबस्ट। सो डी, रोबस्ट मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। सो फीबल मतलब वीक होता है, सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रोबस्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। I felt terribly jaded after working all weekend। jaded का मतलब होता है भाई टायर्ड, थका हुआ, ठीक है। और क्या सिनोनिम होते हैं इसके, weary, fatigue, और एंटोनिम फ्रेश, एक्टिवेटेड। सो यहाँ पे रिफ्रेश्ड इज द करेक्ट वन। कुछ बच्चों ने विग्रस भी किया होगा। विगर का मतलब होता है एनर्जी, बिल्कुल ये पास लगता हुआ है विग्रस, लेकिन विग्रस और रिफ्रेश की जब हम बात करते हैं तो रिफ्रेश जो है वो ज्यादा सुटेबल है इस कॉन्टेक्स्ट में। जेडिड का मतलब टायर्ड होता है, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल जा चुकी है और आप बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और रिफ्रेश में आप बिल्कुल तरोताजा फील करते हैं। विग्रस जो होता है एक्साइटमेंट से रिलेटेड होता है, काफी ज्यादा हाई एनर्जी होना और एक्साइटेड होना, दैट इज विग्रस। सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इट वॉज कंटेम्प्टेबल ऑफ हिम टू स्पीक लाइक दैट अबाउट ए रिस्पेक्टेबल टीचर। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद रखना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक मीनिंग होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट का निरादर करना। इस चक्कर में कोर्ट क्या करता है, कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगाया जाता है, कोर्ट ने कुछ बोला कि भाई ऐसा करना है, जैसे मान लो दिल्ली गवर्नमेंट को बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा करना है नेक्स्ट 30 डेज में, वैसा किया नहीं गया। सो जो केजरीवाल हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं या दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया जा सकता है कि कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, उसका आदर नहीं किया गया। So that is contempt. So it was contemptible of him to speak like that about a respectable teacher, कि भाई ये काफी मतलब अगेंस्ट था उसके जैसे मतलब
होना नहीं चाहिए था कि एक रिस्पेक्टेबल टीचर के लिए उसने ऐसा बोला। अब हमें बताना है ऑपोजिट। सो कंटेम्प्टेबल तो ऑब्वियसली निरादर, और सी एडमायरेबल ऑपोजिट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना किसी को, सो दैट विल बी प्रॉपर एंटोनिम। स्केयर द पेगासस आउट ऑफ वन। पेगासस का मतलब समझिए आप, एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं ना, जैसे हुर्रे, इस टाइप से है ना। जो जीसस थे उन्होंने पेगासस वर्ड का यूज किया था एक्सक्लेमेशन के लिए। सो स्केयर द पेगासस आउट ऑफ वन, इसका मतलब होता है बिल्कुल चौंक जाना, शॉक्ड हो जाना। सो टू शॉक और फ्राइटन वन वेरी सडनली और सीवियरली, दैट इज द करेक्ट आंसर बी। द बेस्ट हॉन्टेड, हॉन्टेड मतलब डरावनी चीजें, द बेस्ट हॉन्टेड हाउस नोवेल्स टू स्केयर द पेगासस आउट ऑफ यू। सो टू स्केयर द पेगासस आउट ऑफ यू का मतलब है टू फ्राइटन यू, आपको डरा देना। सो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हुक, लाइन एंड सिंकर, ईडीएम है, बना कैसे है वो समझिए ताकि लाइफ टाइम याद रह सके आपको। मछली को पकड़ने के तरीके होते हैं, फिश को पकड़ने के तरीके होते हैं हुक, लाइन और सिंकर। और इसका मतलब होता है ये तीनों मेथड यूज करने का मतलब है आपने सारे एफर्ट्स लगा लिए, कंप्लीट आपने मतलब वो काम कर लिया कंप्लीटली। सो बी इज द करेक्ट आंसर। हुक, लाइन एंड सिंकर का मतलब होता है कंप्लीटली। सो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कि भाई कभी तो हॉट और कभी कोल्ड, कभी गर्म कभी नर्म। सो इसका मतलब होता है आपका माइंड बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रेंटिक नेचर का है, चेंज होता रहता है। टू चेंज योर माइंड ए लॉट अबाउट वेदर यू लाइक समवन और समथिंग या यू डोंट लाइक, तो आप अपना माइंड मतलब सेट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज के लिए। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, गर्म दिमाग और ठंडा दिमाग, वहां से रिलेट कीजिए इनको, इस पर्टिकुलर इडियम को। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू चेंज योर माइंड, कभी हॉट कभी कोल्ड, सो वेदर यू लाइक और नॉट। सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ए स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर चीजें ट्रांसफर होते जाना, ये दिस इज स्नोबॉल इफेक्ट। So a situation in which one action or event causes many casualties, situation in which one action or event causes severe corruption, a situation in which one action or event causes many other dissimilar action, या फिर सिमिलर एक्शन, यस सिमिलर एक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि स्नोबॉल आगे जा रही है तो सिमिलर एक्शन आगे ट्रांसफर होता हुआ जा रहा है। सो इसीलिए इस ईडियम का मतलब होता है सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें एक एक्शन सिमिलर एक्शंस को खोज करें, तो वहां से आया हुआ है स्नोबॉल। तो जब भी स्नोबॉल इफेक्ट ईडीएम आए तो आपके दिमाग में स्नोबॉल इस टाइप से आ जानी चाहिए कि हाँ इस टाइप से फोटो देखी थी उसका ऐसे इफेक्ट होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इन द फास्ट लेन, फास्ट लेन का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे लेन होती है ना डिफरेंट हाईवे पे भी, कि भाई इसमें धीरे चलने वाले चलें, इसमें मीडियम वाले, और यहाँ पे फास्ट लेन होती है एक राइट साइड, मतलब फुल एनर्जी के साथ एक्साइटमेंट के साथ आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं वहां पे। सो इन ए वे दैट इज एक्साइटिंग एंड डेंजरस, डेंजरस तो ऑब्वियसली आप फास्ट चलेंगे तो डेंजरस तो है ही, बट एज दैट गिव्स यू एक्साइटमेंट ऑल्सो, सो एक्साइटिंग एंड डेंजरस, इसलिए इसका मतलब होता है फास्ट लेन। ये इस ईडीएम का ओरिजिन आपको समझ आ गया होगा, सो आप कभी नहीं भूलेंगे इन ए वे दैट इज एक्साइटिंग, क्योंकि फास्ट जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज एक्साइटिंग बट दैट इज डेंजरस ऑल्सो, सो दैट्स वाई इन ए वे दैट इज एक्साइटिंग एंड डेंजरस, इसका मतलब होता है इन द फास्ट लेन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। PQRS अल्टीमेट मजा आने वाला आपको, चलिए सेट करते हैं। डज नॉट मेयरली रेस्ट ऑन, इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन, बट ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ ए स्टेट। सो यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ आ गई कि डज नॉट मेयरली रेस्ट ऑन, पी से तो किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं हो सकता, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ही नहीं है ये। इन्वॉल्व तब आया होगा जब पहले सब्जेक्ट आया होगा, सो ऑब्वियसली किसी भी केस में क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए आर, प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन बट ऑल्सो, देखिए प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन सिर्फ इतना अगर लिखा होता ना तो हम इसको कंसिडर कर भी सकते थे कि क्या पता इससे स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन बट ऑल्सो लगाया गया है तो इससे मतलब पहले कुछ ना कुछ नॉट ओनली या इस टाइप का कुछ आया होगा, सो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। लास्ट क्या बच गया आपका, द फाउंडेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ ए स्टेट, बिल्कुल नाउन भी आ रखा है आपका, और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि भाई जो फाउंडेशन है ना समृद्ध होने की, प्रोस्पर होने की किसी स्टेट की,
डज नॉट मियरली रेस्ट ऑन, वो केवल रेस्ट नहीं करती प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन पे, कि अगर किसी स्टेट में प्राइमरी हेल्थ भी है और एजुकेशन भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समृद्ध है। समृद्ध तो तब माना जाएगा जब वो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। तो इसलिए बोला गया है डज नॉट मियरली रेस्ट ऑन प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन बट ऑल्सो इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो क्या बन गया सीक्वेंस अपना, एस से स्टार्ट हो रहा है, एस पी और एस पी दो ही, एक ही ऑप्शन है डी, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर, एस पी आर क्यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इट्स ट्रंक एंड इट्स टस्क्स, इट्स मतलब किस चीज का इट्स, यहां से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता पी से आपका। बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो सकता क्यू से भी। द एलिफेंट इज नाउन है, बिल्कुल हो सकता है। डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, सो एक तो यहां से पता चल गया हमें द एलिफेंट से स्टार्ट होना है, आर से स्टार्ट होना है। सो इसी को सीक्वेंस में देख लो आप एक बार, सेट हो रहा है। द एलिफेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, इट्स ट्रंक एंड इट्स टस्क्स, बिल्कुल सही। सो जो एलिफेंट है वो अलग होता है दूसरे एनिमल से क्योंकि टस्क के कारण, ट्रंक और टस्क के कारण। सो ऑब्वियसली इन दो चीजों के कारण जो एलिफेंट है वो बाकी एनिमल से अलग होता है। सो सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। PQRS आपको सेट करना है। सो ए कोमा शेप्ड बैक्टीरियम नोन एज विब्रियो कोलेरा, यहां से सेंटेंस स्टार्ट बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ हैजार्ड एंड इट इज कॉज्ड बाय, यहां से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा आपको। सो वैसे आंसर्स में भी आपके ओनली पी और आर से स्टार्ट दिखा रखा है। पी से एक बार आप चेक कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ए कोमा शेप्ड बैक्टीरियम नोन एज विब्रियो कोलेरे, इसके बाद क्यू, कोलेरा इज ए लाइफ थ्रेटनिंग, आपस में बिल्कुल लिंक ही नहीं हो रहे हैं, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आर से ही स्टार्ट होगा, आर देखो एक बार अच्छे से, ये है आर वाला। कोलेरा इज ए लाइफ थ्रेटनिंग, बिल्कुल भाई ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है आपका और इंट्रोडक्टरी क्लोज भी है। कोलेरा इज ए लाइफ थ्रेटनिंग क्या, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। सो ये हो गया आर, आर के बाद हो गया आपका एस, इन्फेक्शियस डिजीज, एंड ए के बाद दोबारा ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, एंड ए पब्लिक हेल्थ हैजार्ड एंड इट इज कोज्ड बाय, सो ये हो गया आपका क्यू, एंड इट इज कोज्ड बाय ए कोमा शेप्ड बैक्टीरियम नोन एज विब्रियो कोलेरे। सो बिल्कुल आर एस क्यू पी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका डी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एटमोस्फेयर एंड द फूड we eat and we must have a process for purging these impurities our body takes in many toxins from। so यहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो the atmosphere and the food we eat and we must have a process। so आप ऑप्शंस देखिए क्या क्या स्टार्ट होने वाले हैं। एक आर से स्टार्ट हो रहा है आपका, ए प्रोसेस फॉर पर्जिंग दीज इम्प्योरिटीज नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रोसेस से पहले पक्का कुछ ना कुछ पहले इंट्रोडक्टरी आया होगा। नेक्स्ट देखो पी से स्टार्ट करके देखिए, द एटमोस्फेयर एंड द फूड वी ईट एंड वी मस्ट हैव आवर बॉडी टेक्स इन मैनी टॉक्सिन्स फ्रॉम ए प्रोसेस फॉर, बिल्कुल नहीं हो सकता ये क्योंकि आपके सेंटेंसेस आपस में सेट नहीं हो रहे। नेक्स्ट देखिए एस से स्टार्ट होने वाले आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सो एस के बाद पी आएगा कि आर आएगा, ये आपको ध्यान से देखना है। एस देखिए पहले, आवर बॉडी टेक्स इन मैनी टॉक्सिन्स, बिल्कुल भाई ये बात सच है कि हमारी बॉडी काफी टॉक्सिन्स लेती है। फ्रॉम कहां से, द एटमोस्फेयर एंड द फूड। सो एस के बाद पी आएगा। आर क्यों नहीं आ सकता, आर में क्या दिक्कत है। फ्रॉम ए प्रोसेस फॉर पर्जिंग नहीं हो सकता, लिंक ही नहीं हो रहा। फ्रॉम ए प्रोसेस ऐसे किसी प्रोसेस से नहीं लेती है जिसमें पर्जिंग दीज इम्प्योरिटीज होता है। पर्जिंग दीज इम्प्योरिटीज का मतलब होता है इम्प्योरिटीज को अलग करना। सो यहां कंफर्म हो जाती है एक चीज की, एस के बाद आपका पी आएगा। सो एस के बाद पी आएगा, फिर क्यू और आर बच गया आपका। सो ऑब्वियसली अब पूरा एक बार सेंटेंस आप पढ़ के भी देख सकते हैं। आवर बॉडी टेक्स इन मैनी टॉक्सिन्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड द फूड वी ईट एंड वी मस्ट हैव ए प्रोसेस, और पक्का हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए फॉर पर्जिंग दीज इम्प्योरिटीज, कि इम्प्योरिटीज को आउट करने के लिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एस पी क्यू आर इज द करेक्ट सीक्वेंस, सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। After inhaling highly polluted air, easy with PM 2.5 fine respirable particles levels remaining within the safe limits for months, delights seem to be breathing।
सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो आफ्टर इनहेलिंग, काफी दिनों तक इनहेल करने के बाद, हाईली पोल्यूटेड एयर फॉर मंथ्स, सो काफी महीनों तक, ऐसे ही होता ना सेंटेंस कि काफी महीनों तक पोल्यूटेड एयर लेने के बाद, सो आफ्टर इनहेलिंग हाईली पोल्यूटेड एयर फॉर मंथ्स, सो पी और पी के बाद एस, फॉर मंथ्स डेलाइट्स सीम टू बी ब्रीदिंग इजी। कैसे ब्रीद कर रहे हैं अभी? ब्रीदिंग इजी विद PM 2.5। सो ये हो गया आपका क्यू, फाइन रेस्पिरेबल पार्टिकल लेवल्स रिमेनिंग विद इन द सेफ लिमिट्स, कि भाई ये सेफ लिमिट है PM 2.5। सो आगे आ गया आपका आर। सो PSQR इज द करेक्ट सीक्वेंस, सो सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। शी प्रैक्टिसेस प्लेइंग दोज ड्रम्स ऑल द टाइम। शी क्या है? सी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। सो शी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे काम किसका हो रहा है? सब्जेक्ट का, ठीक है। प्रैक्टिसेस वर्ब है, इसीलिए आगे एस या ES लगा हुआ है। कमी किसकी बच गई? ऑब्जेक्ट की। शी प्रैक्टिसेस व्हाट? प्लेइंग दोज ड्रम्स ऑल द टाइम। सो ऑब्जेक्ट की कमी है तो आगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्ले तो अपने आप में एक वर्ब भी है। ही प्लेज डेली आप बोलते हो, ही इज प्लेइंग आप ऐसा बोलते हो। सो जब, ध्यान से सुनिए, जब वर्ब के साथ ING लग के और वो एज ए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। सो नाउन या प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, सो हम उसको बोलते हैं जिरंड। जैसे आपने काफी बार देखा होगा, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विम तो अपने आप में वर्ब है, लेकिन इसके साथ ING लगा के आपने इसको सब्जेक्ट बना दिया, एक टाइप से नाउन बना दिया आपने। सो ऐसा जब आप करते हो तो इनको बोला जाता है जिरंड। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है। शी प्रैक्टिसेस प्लेइंग दोज ड्रम्स ऑल द टाइम्स। दोज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है क्योंकि ये बता रहा है दोज ड्रम्स। सो जिरंड इज द करेक्ट आंसर, सी। जब आप V1 प्लस ING वर्ब की फॉर्म प्लस ING लगा के उसको एज ए नाउन यूज करते हैं तो उनको जिरंड बोला जाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। टेररिज्म इज प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस एज ए मीन्स ऑफ कोयर्सन। कोयर्सन का मतलब होता है दबाव। फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्पजेस। सो आइडियोलॉजिकल का मतलब कैसे पर्पज? आइडियोलॉजिकल पर्पज। पर्पज क्या है? नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई, नाउन के बारे में बताता है कि कैसे पर्पज? आइडियोलॉजिकल पर्पज। सो वो होता है एडजेक्टिव। सो यहाँ पे एडजेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अरे इसमें एग्जांपल आपको एक और दे देता हूं, अगर किसी बच्चे को जैसे डाउट हो सकता है ना इनमें। जैसे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। सो गर्ल की जो विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल क्या होता है? गर्ल क्या है? नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करती है जो चीज, वो होती है एडजेक्टिव। सेम वे में ऊपर पर्पस को क्वालिफाई कर रही थी आइडियोलॉजिकल, सो इसीलिए आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हिज लाइफ वाज सच दैट नो मैन कुड एवर से बैन फ्रैंकलिन हैज रॉन्ग मी। सो उसकी लाइफ ऐसी थी, इतनी अच्छी थी कि नो मैन कुड एवर से, कभी भी कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता था। एवर, एवर का वर्ड आपने काफी जगह सुना होगा। अर्नब गोस्वामी की काफी वो फेमस भी हुई थी, वो जो नेवर एवर ट्राई टू ओवरकम मी, इस टाइप से। सो नेवर एवर, कभी नहीं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज करते हो। एवर, फेयरली, कंप्लीटली। सो इसीलिए इनको बोला जाता है इंटेंसिफायर। ये इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसी चीज की, कम या ज्यादा करते हैं। और अच्छे से समझिए इंटेंसिफायर क्या होते हैं। ए वर्ड दैट स्ट्रेंथन्स और वीकन्स अनदर वर्ड। आई एम वेरी एंग्री। सो वेरी क्या है? इंटेंसिफायर। आई एम फेयरली एंग्री, तो इसने वीक कर दिया है इसकी स्ट्रेंथ को। सो फेयरली क्या है? इंटेंसिफायर है। सेम वे में वेरी, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली एंड फेयरली, दीज आर इंटेंसिफायर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वाइल ए ग्रेट पोएट ही इज ए ग्रेटर नोवेलिस्ट। कि भाई वो पोएट तो अच्छा है ही, बट उससे भी जबरदस्त वो क्या है? नोवेलिस्ट है। तो इन दोनों चीजों को कनेक्ट किया गया है, और वो कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ दैट इज वाइल। और वाइल जो भी वर्ड कनेक्ट करता है दो सेंटेंस को, उनको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
द नेक्स्ट अप ट्रेन विल लीव हियर एट 12:30। इसको यूपी ट्रेन ना समझे भाई, उत्तर प्रदेश वाली ट्रेन नहीं है ये। नेक्स्ट अप ट्रेन और डाउन ट्रेन होती है। अप ट्रेन मतलब जो हेडक्वार्टर होता है रेलवे का, उसकी साइड आ रही होती है या दूर जा रही होती है, उस बेस पे ये बोलते हैं ये लोग अप ट्रेन या डाउन ट्रेन। सो कैसी ट्रेन? अप ट्रेन। ट्रेन क्या है? ट्रेन आपका नाउन है। सो नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ही रिनाउंस्ड बोथ। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। बोथ, बोथ के साथ क्या होता है? सब कोऑर्डिनेट मतलब कंजंक्शन क्या यूज करते हैं आप? जैसे नीदर नोर, ईदर और, सेम वे में बोथ के साथ यूज होता है एंड। ही रिनाउंस्ड बोथ हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स। उसने दोनों चीजों को त्याग दिया, फैमिली को भी और फ्रेंड्स को भी। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। आई वॉन्ट दिस डॉक्यूमेंट डैश बाई टुमारो। कि भाई मुझे मतलब चाहिए ही चाहिए, लेटेस्ट बाई टुमारो। डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी का क्या मतलब होता है? लेट का मतलब लेट कोई आदमी होता है, जैसे आप किसी को बोल सकते हैं कोई भी नाम लगा के, लेट रामपाल, राम प्रसाद। सो लेट मतलब जो जा चुके हैं दुनिया से। लेटर मतलब बाद में, आई विल डू इट लेटर, मैं इस काम को बाद में करूंगा। और लेटर LATTER का मतलब होता है जब दो चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। फॉर्मर is honest and latter is diligent। समझो इसको। फॉर्मर यहां भी यूज किया मतलब जो नाम पहले यूज हुआ है, राम। राम की विशेषता क्या है? ऑनेस्ट है। लेटर, लेटर मतलब जो बाद में यूज हुआ वर्ड, श्याम, वो डिलीजेंट, हार्ड वर्कर है। सो फॉर्मर और लेटर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मर मतलब जो पहले वाला, लेटर मतलब जो बाद वाला वर्ड यूज हुआ है। सो लेटर तो ऑब्वियसली अलग, बिल्कुल इसका कॉनोटेशन है। सो आई वांट दिस डॉक्यूमेंट लेटेस्ट बाय टुमारो। लेटेस्ट इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। When I dash at the party, the guest had already left. When I reached at the party, जब मैं पार्टी में पहुंचा, क्योंकि पास्ट की दो इवेंट की बात की जा रही है। When I reached at the party, the guest had already left. जब मैं पार्टी में पहुंचा तब तक गेस्ट जा चुके थे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। The manager was upset that his subordinate was chosen over him. अपसेट क्यों था? अपसेट इसलिए था मैनेजर कि उसका जो सबऑर्डिनेट, उसके नीचे जो काम करने वाला बंदा था, उसको चूज कर लिया गया उसकी जगह पे। ओवर हिम, उससे ऊपर मतलब। सो चूजन ओवर हिम इज द करेक्ट आंसर। ओवर, बिहाइंड तो होगा नहीं, बिहाइंड कोई पीछे से तो किया नहीं है ना, पीछे से कि भाई वो घर पे गया हुआ था और पीछे से चूज कर लिया, नहीं। सो चूजन ओवर हिम मतलब उससे बड़ी पोजीशन किसी और को दे देना, उसका मतलब होता है चूजन ओवर हिम। So D is the correct answer. Dash his ill health, he retired from his business. So जब दो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, एक का रीजन दूसरा बता रहा होता है, तो उस केस में owing to यूज करते हैं। So D is the correct answer। और आपकी नॉलेज के लिए बाकी सब के लिए भी एग्जाम्पल मैंने डाल दिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। विद रिगार्ड टू कब यूज होता है? टू ये एज ए प्रेपोजिशन यूज होता है, जैसे विद रिगार्ड टू डिनर, कि अगर डिनर के रिगार्ड में बात की जा रही है ना, माई वोट विल ऑलवेज सपोर्ट पिज्जा, कि मेरी वोट पिज्जा को सपोर्ट करेगी। सो जब आप किस चीज के बारे में बता रहे होते हैं, विद रिगार्ड टू डिनर। नेक्स्ट देखो, ड्यू कब होता है वर्ड यूज? ड्यू तब होता है जब कोई भी चीज पेंडिंग होती है, पर्टिकुलर डेट को या पर्टिकुलर काम कोई पेंडिंग है। द रेंट इज ड्यू ऑन द 15th ऑफ ईच मंथ। हर 15 तारीख को ड्यू होता है। एज आई न्यू यू वुड बी लेट सो आई लेफ्ट अर्ली। जब दो सेंटेंस एक साथ आते हैं और इंट्रोड्यूस करना होता है आपको कोई भी चीज, तब आप एज का यूज करते हैं कि मुझे पता था कि आप लेट होंगे इसीलिए मैं जल्दी निकल पड़ा। सो आई लेफ्ट अर्ली। सो ओइंग हिज हेल्थ, ओविंग टू हिज हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस, कि भाई हेल्थ के रीजन के कारण उन्होंने बिजनेस से रिटायर कर लिया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
जोली डिड नॉट टेक डैश फोटोज, जोली जोली एलएलबी वाला याद आ रहा होगा आपको। जोली डिड नॉट टेक डैश फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन ए हॉलीडे, कि भाई वो जब हॉलीडे पे गई तो उसने ज्यादा फोटोज नहीं ली। शी डिड नॉट टेक मैनी फोटोज। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देर आर डैश बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देर वर 30 years ago। कंट्री साइड मतलब अवे फ्रॉम सिटी, कि भाई देर आर डैश बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देर वर 30 years ago। तो 30 साल पहले का अभी कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव यूज करोगे ना, फ्यूअर। देर आर फ्यूअर बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देर वर 30 years ago। तो कॉमन सेंस से भी हमें पता है कि पहले बर्ड्स ज्यादा थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सो देर आर फ्यूअर बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देर वर 30 years ago। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। स्कैर्सली हैड आई रीच्ड, स्कैर्सली के साथ आपको याद रखना होता है, एक तो सबसे मेन बात इन्वर्जन का यूज होता है। काफी जगह स्कैर्सली आई हैड रीच्ड ऐसे लिखा होता है और आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछा जाता है। स्कैर्सली, हार्डली, सेम टाइप से, और बेयरली भी। देखो स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली, ये सेम टाइप के हैं, इनके साथ इन्वर्जन यूज होता है और इनके साथ व्हेन आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जब हम बात करें। स्कैर्सली हैड आई रीच्ड द टेरेस टू वाटर माय प्लांट्स व्हेन 2 monkeys jumped in front of me। 2 मंकी एक साथ मेरे सामने जंप कर गए, ठीक है। एंड दे टुक द बेजासस आउट ऑफ मी। सो बेजासस आउट ऑफ मी का क्या मतलब है? आई वॉज शॉक्ड, मैं बिल्कुल चौंक गया, ठीक है। याद आ रहा है ना इडियम? तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। स्कैर्सली व्हेन जैसे नीदर नोर ईदर और सेम वे में होता है भाई, स्कैर्सली व्हेन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ही फ्लैश्ड ए वाइड स्माइल एट पियरे, स्माइल एट, ही स्माइल्ड एट मी, इस टाइप से यूज होता है। सो स्माइल के साथ एट आता है। स्माइल एट पियरे हु लिफ्टेड हिज चिन, जिसने उसकी चिन को लिफ्ट किया, एंड नज्ड हर फॉरवर्ड। नज का मतलब होता है धीरे से पुश करना, ठीक है। जैसे आप मान लो 2 सीट के ऊपर बैठे हुए हो आप, और दूसरा बंदा कोहनी से आपको नज करे, मतलब थोड़ा सा, मतलब जस्ट इशारा करना या फिर जस्ट टच करके थोड़ा सा जेंटली पुश करना, उसका मतलब होता है नज करना। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो एट, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ही डिड नॉट प्रोवाइड डैश हिज ब्रदर इन हिज विल। देखिए यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है प्रोवाइड फॉर। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। इफ यू आर प्रोवाइडिंग फॉर समवन और समथिंग, मतलब आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। सो ही डिड नॉट प्रोवाइड फॉर हिज ब्रदर इन हिज विल, कि उसने ब्रदर को सपोर्ट नहीं किया उसकी विल में। सो प्रोवाइड फॉर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डैश ऑफ देम वर इंटरेस्टेड, ईच ऑफ देम तो होगा नहीं, है ना। नॉर्मली कैसे यूज होता है? ईच वन ऑफ देम, एम्फेसिस करने के लिए जब आप यूज करते हो। सो मच ऑफ देम नहीं हो सकता, क्वांटिटी ऐसी है नहीं है। लिटल नहीं हो सकता। मैनी ऑफ देम, कि उनमें से काफी। मैनी ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन द टूर्नामेंट एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग इट। सो मैनी ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। मैनी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ही इज वेरी डिमांडिंग, वो काफी डिमांडिंग है। आई हैव डैश पेशेंस लेफ्ट टू डील विद हिम, कि भाई वो काफी ज्यादा डिमांड करता है चीजों की, और मेरे पास अब बिल्कुल धैर्य नहीं बचा है उसके साथ डील करने का। आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट टू डील विद हिम। सो नो इज द करेक्ट आंसर, बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। व्हाई डिड यू थ्रो अवे डैश टी। देखिए नॉर्मली टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल। और जब किसी प्लांट की बात की जाए तो द प्लांट टी, दैट टी प्लांट, इस टाइप से यूज करते हैं। या फिर जब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में बात की जाए, व्हाई डिड यू थ्रो अवे द टी, तुमने टी को क्यों फेंका, सो तब भी द का यूज किया जाता है। और जब स्टार्ट हो रहा होता सेंटेंस, जैसे टी इज गुड फॉर हेल्थ या फिर टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तब कभी भी टी से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते। समझ आ गया केसेस कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना। जब एज ए प्लांट की बात की जाए तो भी यूज करना आपको, स्पेसिफिक इवेंट की या स्पेसिफिक कोई काम हो रहा हो तब उसको यूज करना है।
लेकिन जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और एक नॉर्मल जनरल सेंटेंस की बात की जाए तब टी से पहले आर्टिकल नहीं आता है। ये सेम वे में जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, तो गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, कि गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है, यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं गोल्ड ऑफ कोलार, गोल्ड ऑफ कोलार इज वेरी फेमस, आगे लिख दूं, सो यहाँ पर्टिकुलर गोल्ड की बात की गई है, स्पेशल स्पेसिफिक कोलार का गोल्ड, सो तब आप दे लगाओगे द गोल्ड ऑफ कोलार इज वेरी फेमस। समझ गए? आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो इसमें बी हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया हम बनाना चाहते हैं, सो ए स्ट्रॉन्ग इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दिस बुक इज बेटर देन डैश कवर वुड सजेस्ट, देन इट्स कवर वुड सजेस्ट। इसमें बच्चों को एक ही कंफ्यूजन होता है कि ये अपोस्ट्रोफी वाला कब आता है और नॉर्मली इट्स कब आता है। सो अपोस्ट्रोफी वाला तब आता है भाई इट इज गुड टू से, अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है ना, इट इज गुड टू से, जब आप एज ए सब्जेक्ट इसको यूज करते हैं तब आता है इट इज, और इट इज को शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, इसका मतलब होता है एक्चुअली इट इज, ठीक है। और इट्स कवर मतलब इसके कवर की बात की जा रही है, सो तब आप इसको इट्स इस टाइप से ITS लगाते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देयर इज डैश ट्रूथ इन व्हाट ही सेज, देयर इज मैनी आ सकता है क्या? नहीं। मोर आ सकता है क्या? नहीं। एनी आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बच क्या गया? सम, कि वो जो कह रहा है ना उसमें कुछ तो सच है। देयर इज सम ट्रूथ इन व्हाट ही सेज, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं आ सकते? देखो मैनी कब यूज करते हो आप? मैनी आइटम्स, ठीक है, इस टाइप से जब क्वांटिटी बताई गई हो, लेकिन ट्रूथ के केस में तो ऐसा होता नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट है ट्रूथ तो, इसीलिए इसके साथ सम यूज होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द ह्यूमन बॉडी इज मेड डैश मसल्स एंड टिश्यूज, मेड ऑफ, कि ह्यूमन बॉडी जो बनी हुई है किसकी? मसल्स एंड टिश्यूज की, सो मेड ऑफ इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, जो बी वाला मेड ऑफ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ के भाग जाना जल्दबाजी में, या फिर उसी से पीछा छुड़ा लेना, उसको बोलते हैं मेड ऑफ। फ्रेजल वर्ब है एक, सो मेड ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ, बनी हुई है मसल्स एंड टिश्यूज की, सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज, हैड ही बीन सिंसियर ही वुड हैव जब भी आ जाए आपका कंडीशनल सेंटेंस है ये, कंडीशनल सेंटेंस में जब भी आपका वुड हैव या कुड हैव आ जाए, ऐसा हो गया होता, तब आप हमेशा हैड यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। और जब आपका नॉर्मली आगे विल यूज हो रखा हो तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, जैसे इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर आप रेस्ट करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। सो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो had he been sincere he would have got the prize, so had he been is the correct answer। so चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। they took cash dash prize they had won, देखिए in lieu of फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है इसके बदले में, जैसे मैं आपसे कोई चीज लूं और मैं बोलूं कि इन ल्यू ऑफ दिस आई विल गिव यू दिस, कि मैं इसके बदले में आपको ये चीज दे दूंगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है इन ल्यू ऑफ। सो दे टुक कैश इन ल्यू ऑफ द प्राइज दे हैड वन, बोले भाई प्राइज वाइज का हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके बदले में कैश दे दो, ये जितने का प्राइस है, ऐसा बोला उन्होंने। ये हिंदी में सेंस निकल रही है, सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दे टुक कैश इन ल्यू ऑफ, इस चीज के बदले में, इन ल्यू ऑफ द प्राइज दे हैड वन, कि जितना प्राइज उन्होंने जीता उसके बदले में उन्होंने बोला कि हमें कैश दे दो, दे टुक कैश। सो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यू डोंट नीड टू गेट अपसेट डैश दीज लिटिल थिंग्स, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। टू गेट अपसेट अबाउट, अपसेट अबाउट का मतलब इन चीजों के बारे में अपसेट होने की जरूरत नहीं है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डैश पोएम्स ही हैज रिटन आर
ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, कि उन्होंने जो भी पोएम्स लिखी हैं, तो कुछ ना कुछ पोएम्स लिखी होंगी, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। देखिए फ्यू, ए फ्यू, लिटल, ए लिटल, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, अच्छे से एक बार समझ लीजिए। लिटल, ए लिटल, द लिटल, सेम वे में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। जब ओनली सिंगल वर्ड यूज हो रखा हो लिटल या फ्यू, तो ये नेगेटिव वे में यूज होता है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि डैश पीपल रीच्ड देयर सो द मीटिंग वाज पोस्टपोन, सो फ्यू पीपल रीच्ड, केवल कुछ ही लोग पहुंचे, इतने ना के बराबर पहुंचे, इसीलिए तो मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। सो वहां पे फ्यू आ जाएगा, नेगेटिव वे में यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो ए फ्यू, पॉजिटिव वे में, कि भाई कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है उस चीज को लेके। ए फ्यू पीपल रीच्ड देयर सो वी कंटिन्यूड द मीटिंग, कि भाई कुछ लोग पहुंचे, कंसिडरेबल लोग थे वहां पे, जिसके कारण हमने मीटिंग को कंटिन्यू कर दिया। तो आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होता है फ्यू या ए फ्यू, लिटल या ए लिटल। सो मेन चीज जो हमारी निकल के आ रही है कि लिटल या फिर फ्यू ये होते हैं नेगेटिव सेंस में यूज, ए लिटल या ए फ्यू ये होते हैं पॉजिटिव सेंस में यूज, और द लिटल और द फ्यू ये होते हैं स्पेसिफिक वे में यूज, कि जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जाए तब आप द लिटल या द फ्यू का यूज करते हैं। सो यहाँ पे ए फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, कि जितने भी उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, जो थोड़ी लिखवाई ज्यादा नहीं लिखी, लेकिन वो सारी की सारी जो है ना ग्रेट एक्सीलेंस वाली हैं। सो ए फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। Next is question number 51. The clown was so funny dash everybody burst out laughing. क्लाउन का मतलब होता है भाई, जैसे जोकर देखे होंगे ना आपने, मतलब काफी कलरफुल और इस टाइप की ड्रेस पहन के रखते हैं कि आपको देख के मतलब काफी हंसी आए, तो उसको बोलते हैं। वैसे फोटो भी देख सकते हैं आप। यस, सो द क्लाउन वाज सो फनी डैश एवरीबडी बर्स्ट आउट लाफिंग, कि जो क्लाउन था ना वो इतना फनी था कि हर बंदा जो है वो बिल्कुल फट रहा था खुशी से। फट रहा का मतलब फिगुरेटिव मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में फट रहा था। एवरीबडी बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब हर बंदा बहुत ही तेज हंस रहा था। सो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं कोई, कि मतलब ये इसी स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू किया गया है। सो इसके लिए दैट इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। द क्लाउन वॉज सो फनी दैट एवरीबडी बर्स्ट आउट लाफिंग, बाकी कोई इसमें आ ही नहीं सकता भाई। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डैश ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अब आप ये बताइए
एक बार इनको देखिए, सिंस ही फुलफिल्स द कंडीशन, अगर कोई बच्चा सिंस लगाता है तो वो फुलफिल कर रहा है कंडीशन, क्या इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए, तो वैसे ही टेंस गलत हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। वेदर ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो वैसे ही मतलब कॉमन सेंस ही गलत हो रहा है। लेस्ट का यूज तब होता है जब इस टाइप से आपने सेंटेंस देखा होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसका हिंदी में मतलब होता है लेस्ट का कि ऐसा ना हो, वर्क हार्ड ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सो इस टाइप के सेंटेंस में लेस्ट का यूज आता है, तो ये भी यहां पे सूट नहीं कर रहा है। अनलेस ही सुटेबल है, अनलेस ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस, जब तक वह सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर देता है, ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मदर वॉज टायर्ड, माता जो थी, माता जी मतलब मदर जो थी वो थकी हुई थी। डैश सी स्टेड अप ऑल नाइट, वो फिर भी पूरी रात जगती रही। सो फिर भी जैसा कि बोलने में ही आ रहा है, इस सेंटेंस का ये कॉन्ट्रास्ट है, तो उस केसेस में येट का यूज करते हैं कि मदर थकी हुई थी फिर भी पूरी रात जगती रही, येट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द ऑडियंस गेव द एक्टर्स ए स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन मतलब खड़े होकर तालियों से गड़गड़ाहट, ऐसे तालियां बजाना। डैश द प्ले एंडेड, तो ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, कब दिया, जब जो प्ले था वो खत्म हो गया, व्हेन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि जब खत्म हो गया प्ले तब दिया ऑडियंस। ऐसा तो है नहीं कि जब तक वो चल रहा था तब भी दे रहे थे, सिंस या अनलेस तो लगा नहीं सकते। सो व्हेन इज द करेक्ट वर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द चिल्ड्रन डिस्कवर्ड ए बॉक्स फुल ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ्स, कि चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, उन्होंने एक डिस्कवर किया बॉक्स जो कि ओल्ड फोटोग्राफ्स का भरा हुआ था। एंड डैश सेवरल आवर्स लुकिंग थ्रू देम, और काफी ज्यादा घंटे बिताए, खर्च किए। तो ये पास्ट की बात की जा रही है, डिस्कवर्ड से भी आप देख सकते हैं। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी स्पेंट, एंड स्पेंट सेवरल आवर्स लुकिंग थ्रू देम। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इन हिज ओल्ड एज डायरेक्ट ओफन, क्या होता है कि जब ओल्ड एज हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में पीछे देखते हैं बैक, कि अरे मैंने तब ये किया था, मैं तब वहां पढ़ता था, उसके बाद मैंने ये एग्जाम किया, इस टाइप से, मतलब उसके बाद ये किया, तो लुक बैक। सो डैरेन अगर सिंगुलर है तो लुक के साथ एस लग जाएगा, लुक्स बैक। सो इन हिज ओल्ड एज डैरेन ओफन लुक्स बैक ऑन हिज लाइफ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वी हैव बीन लिविंग इन जर्मनी सिंस या फोर, देखिए जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है, 1998 एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है तो सिंस का यूज करते हैं। जब टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 days, कौन से 2 दिन कौन से 3 दिन आपको पता ही नहीं है, सो उस केसेस में फोर यूज करते हैं। सो इन दिस आई होप दिस इज क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू लिव इन ए करप्ट सोसाइटी, कि अगर आप करप्ट सोसाइटी में रहते हैं, यू कैन नॉट राइज डैश द प्रिवेलिंग करप्शन, तो आप जो ऑलरेडी जो करप्शन है ना उससे ऊपर नहीं उठ सकते, ये प्रेपोजिशन का फिलअप है। सो यू कैन नॉट राइज अबव, ऊपर उठना, यू कैन नॉट राइज अबव द प्रिवेलिंग करप्शन, की जो प्रिवेलिंग करप्शन है, जो ऑलरेडी करप्शन है वहां पे, उससे आप ऊपर उठ नहीं सकते अगर आप ऑलरेडी करप्ट सोसाइटी में रह रहे हो तो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बाय द टाइम इवनिंग अराइव्ड, कि जब इवनिंग हुई, वी डैश द टास्क एट हैंड, वी हैड फिनिश्ड। ऐसा क्यों हुआ, देखिए हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि जब एक काम के होने से पहले दूसरा काम हो जाता है तब हम इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं और उसमें हैड का यूज होता है। सो यहाँ पे जब इवनिंग हुई तब तक ये काम खत्म कर चुके थे, मैं स्टेशन गया तब तक ट्रेन जा चुकी थी। सो एक काम के होने से पहले जब दूसरा काम हो जाए, काम दोनों पास्ट में हो रहे हैं लेकिन एक के पहले होने से पहले दूसरा हो गया है, सो तब आप हैड का यूज करते हैं, हैड फिनिश्ड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। शी टुक 2 weeks, उसको 2 weeks लगे। शी टुक 2 weeks टू डैश द शॉक, गेट ऑन का मतलब होता है उसी के साथ चलना या आगे बढ़ जाना जिंदगी में,
यू हैव टू गेट ऑन ऐसा बोलते हैं ना। गेट अलोंग भी मतलब साथ चलना किसी चीज के। गेट अप मतलब उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट ओवर मतलब होता है किसी चीज से उभरना, बाहर निकल के आना, दैट इज गेट ओवर। सो जो शॉक था, जो सदमा लगा था, तो उससे उभरने की सेंस में यूज करेंगे आप। सो गेट ओवर। शी टुक 2 weeks to get over the shock. So D is the correct answer. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। If I bought that bungalow, I dash call my friends. तो देखो मे और माइट में ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा सबको। तो मे का यूज किया जाता है एक तो परमिशन के लिए, और दूसरा यूज किया जाता है मे का प्रोबेबिलिटी के लिए। जब हाई प्रोबेबिलिटी होती है किसी काम की, जैसे बादल छाए हुए हैं भयंकर, मतलब आप बोल सकते हैं कि ओवरकास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा बादल हैं, बिल्कुल काले बादल हैं, तो इट मे रेन टुडे, ज्यादा है प्रोबेबिलिटी। और अगर बादल नहीं है बिल्कुल भी, और तब अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा इट माइट रेन टुडे, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसमें कम है तो माइट आता है प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन लेस प्रोबेबिलिटी, लेसर इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है उस काम को होने की। तो यहाँ पे जैसा आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि वो बात कर रहा है कि वो बंगला खरीदेगा, उसके बाद दोस्तों को बुलाएगा, इफ लगा रहा है उसमें कि यदि मैं बंगला खरीदूंगा तो काफी कम है चांसेस। इफ आई बोट दैट बंगलो आई माइट कॉल माई फ्रेंड्स। सो माइट इज द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द रिवर थेम्स गोज डैश लंदन। तो लंदन के बीच से जाती है भाई, गोज थ्रू लंदन। इस चीज के अंदर से कोई चीज जाना, थ्रू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द माइग्रेंट क्राइसिस। माइग्रेंट क्राइसिस क्या होती है कि किसी जगह पे बहुत सारे लोग जैसे आके बसना स्टार्ट हो जाएं, तो वो दैट इज कॉल्ड माइग्रेंट क्राइसिस। लेड सेवरल स्टेट्स टू डैश एग्जिस्टिंग लेबर लॉज। जैसा कि ये पहले ही बता रहा है कि लेबर लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, तो इनिशिएट तो आ नहीं सकता। ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को क्या किया गया होगा, इनिशिएट किया गया होगा क्या, नहीं। अबंडन मतलब होता है छोड़ देना, कोई भी चीज त्याग देना, ऐसा हुआ होगा, नहीं। इंट्रोड्यूस, फिर से इंट्रोड्यूस नई चीज के लिए आता है। सो अमेंड किया गया, मतलब उसमें बदलाव किया गया। स्टेट्स टू अमेंड एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कंडीशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउअडेज आई एम राइटिंग माय ऑटोबायोग्राफी। अच्छा जी, ये बताइए कि बायोग्राफी क्या होती है। देखो बायो का मतलब होता है लिविंग, इसीलिए तो बायोलॉजी पढ़ते हैं ना हम सब। ग्राफी, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। ग्राफीन लेटिन वर्ड से आया है। ग्राफीन इसका मतलब होता है टू राइट, लिखना। अच्छा, बायोग्राफीन लिविंग मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखना। और ऑटो का मतलब होता है भाई सेल्फ। अरे भाई उसके पास ऑटोमेटिक कार है, मतलब ऑटोमेटिक कार का मतलब अपने आप गियर शिफ्ट होते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, अपने आप कपड़े धुल जाते हैं, वो कुछ नहीं करना पड़ता मैनुअली। ऑटोमेटिक का उल्टा क्या होता है, मैनुअल। मनु मतलब होता है हैंड, मनुस्क्रिप्ट सुना होगा आपने, MANUSCRIPT। ऑटो मतलब सेल्फ। ओट, अब इन तीनों वर्ड्स को मिलाओ, देखो ऑटो बायोग्राफी, सेल्फ के द्वारा लिखी हुई जीवनी। सो जब ऑटोबायोग्राफी खुद का मतलब ही ऐसा है कि खुद के द्वारा लिखी हुई, तो उसमें अलग से माई लगाने की जरूरत क्या है भाई, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो ऑटोबायोग्राफी खुद की ही होती है हमेशा। Nowadays I'm writing autobiography, ऐसा होना चाहिए था। तो सी में दिक्कत है भाई। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इट इज मी हु हैव टू गो टू माई कजन्स बर्थडे पार्टी। देखिए इट, देयर, ये होते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मतलब ये इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट को। इनके बाद सब्जेक्ट आता है, इनके बाद सब्जेक्ट आता है। बचपन में पढ़ा था ना, देयर वॉज ए किंग, याद करो याद करो। देयर वॉज ए किंग, जंगल में मत, एक देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। वंस देयर वॉज ए किंग ऐसे बोलते थे ना, वंस देयर वॉज ए किंग। इसमें सब्जेक्ट क्या होता था, किंग, इसीलिए किंग के अकॉर्डिंग ही वो जाता था। देर का क्या काम है यहाँ पे, देर का मतलब आप ऐसा बोलते थे क्या कि एक बार वहां एक राजा था, ऐसा कभी नहीं बोलते ना। क्यों, क्योंकि देर की वो सेंस है ही नहीं यहाँ पे। देर सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है इस सब्जेक्ट को। वंस देर वॉज ए किंग, सो ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, इसके बाद सब्जेक्ट आना है। किंग आया, और किंग के अकॉर्डिंग ये वोज जो लगी हुई है किंग के अकॉर्डिंग है। यहाँ किंग की जगह कोई प्लूरल चीज होती तो यहाँ पे प्लूरल मतलब जो वर्ब होती वो भी की प्लूरल हो जाती। समझ गए। सो सेम वे में इट
इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। इट इज आई नॉट मी, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। सो इट इज आई हु हैव टू गो टू माई कजन्स बर्थडे पार्टी। सो इसमें दिक्कत कहां पे है भाई? नीचे देखोगे तो ए में दिक्कत है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। Nobody can deny that Gandhi's ideas are different than Lenin's. कोई बंदा इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि जो गांधी के आइडिया हैं वो लेनिन से अलग हैं। सो डिफरेंट फ्रॉम होता है भाई, डिफरेंट देन नहीं होता है। किसी से अलग होना, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम लेनिन्स। तो लेनिन्स मतलब लेनिन के आइडियाज। सो ऑब्वियसली इसमें सी में एरर है भाई, देन की बजाय क्या आएगा? फ्रॉम। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। उसके साथ भाई पास्ट में, भूतकाल में कोई ट्रेजेडी हुई तो उन्होंने ना ही केवल यहाँ पे आना छोड़ दिया बल्कि हर उस जगह पे जाना भी छोड़ दिया जहां से उनको कोई लिंक हो उस चीज का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो अच्छे से कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ ये बल्कि ये भी। सो ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो की जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखो बट ऑल्सो गोइंग, जाना, नॉट ओनली की कमिंग से पहले आना चाहिए। स्टॉप कर दिया गया है, नॉट ओनली कमिंग यहां पे आना चाहिए, नॉट ओनली। अगर समझ नहीं आया तो फिर से समझो क्यों आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्टॉप्ड से पहले आ रहा है तो क्या दिक्कत है? मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड बट ऑल्सो स्टार्टेड, या फिर बट ऑल्सो डिड दिस, इस टाइप से होना चाहिए जो स्टॉप्ड से रिलेटेड हो। ऐसा तो नहीं हुआ, कमिंग से रिलेटेड है ये गोइंग। सो कमिंग से पहले आपको नॉट ओनली लगाना पड़ेगा कि नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग, तब आपकी करेक्ट सेंस निकलेगी। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? मिसेज वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। इस टाइप से काफी बार पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एरर, तो ध्यान रखना कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। सो इसमें ए में दिक्कत है भाई। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। His politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi and Karl Marx. So his politics जो वर्ड है ये अपने आप में प्लूरल है। क्यों? क्योंकि इसका जब आप मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में भी तो पॉलिटिक्स वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है आपके बिलीफ्स, पॉलिटिकल बिलीफ्स, पॉलिटिकल आइडियाज। सो क्योंकि ये इसका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है, इसीलिए इज नहीं यहाँ पे आर आएगा। हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड बोलने में आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, बट दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, सो वी, यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल आइडियाज आर नॉट गुड, इसीलिए यहाँ पे आर लग रहा है इज की जगह। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है क्या कि मैंने इतनी रोमांचक इंटरेस्टिंग कहानी सुनी है। सो सुनी है, ऑलरेडी आप सुन चुके हो, सो पास्ट में जा चुकी है चीज, तो हियर नहीं हर्ड, ये दिक्कत है भाई। सो यहाँ पे किस में आ गया? नीचे पढ़ के देखोगे तो द टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर, बी में दिक्कत है भाई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। शी इज ईदर डम और डीफ इफ नॉट बोथ, कि वो भाई या तो डम है या फिर डीफ है। डम का मतलब गूंगा, डीफ का मतलब बहरा। सो शी इज ईदर डीफ और शी इज ईदर डम और डीफ इफ नॉट बोथ। देखिए कभी भी बोथ के साथ नोट नहीं आता, लिख के रख लीजिए, बोथ के साथ कभी भी नोट नहीं आता, या तो एंड आता है, बोथ एंड, या फिर आपका उसी के अकॉर्डिंग जो सेंस निकल रहा होगा। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, सो वो या तो डम है या डीफ है। अगर दोनों नहीं है तो दोनों के लिए यहां भी यूज करोगे नीदर। शी इज ईदर डम और डीफ इफ नीदर बोथ, अगर दोनों नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि नीदर का मतलब ना की सेंस निकलेगी यहां पे। सो यहां पे दिक्कत होगी, इफ नॉट बोथ में दिक्कत है, मतलब सी पार्ट में एरर है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर आप काफी ज्यादा पढ़े होते हैं ना, यू वुड हैड बीन एट ए हायर लेवल नाउ, आप एक हायर लेवल पे होते। अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। तो इस टाइप से जो भी इवेंट होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है उनमें आप क्या लगाते हैं। अगर हैड आ गया तो आगे वुड हैव बीन आएगा। वुड हैड बीन तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता?
क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हैड या फिर हैव फर्स्ट फॉर्म है क्या? यस, हैव फर्स्ट फॉर्म है। हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है और एज ए मेन वर्ब भी यूज होती है। हैव, हैड, हैड, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसीलिए काफी सेंटेंसेस आप देखोगे हैड हैड भी लिखा हुआ होता है, हैड हैड, तो वहां पे एक जो हैड होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकंड वाला जो होता है ये होता है मेन वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर। सो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। ये दिक्कत है भाई यहाँ पे। बी पार्ट में एरर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आवर न्यू सीईओ कीप्स, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कीप्स हिमसेल्फ बिजी, वो अपने आप को बिजी रखते हैं, फॉर हॉलीडेज बाय डूइंग चैरिटी वर्क, चैरिटी वर्क करने में, कब? हॉलीडेज में। फॉर हॉलीडेज नहीं होता, ऑन हॉलीडेज होता है भाई, ये तो काफी बार आपने पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। ऑन हॉलीडेज, आवर न्यू सीईओ कीप्स हिमसेल्फ बिजी ऑन हॉलीडेज बाय डूइंग चैरिटी वर्क, चैरिटी वर्क करके भाई, लोगों की भलाई का काम करके वो अपने आप को बिजी रखते हैं। बी पार्ट में एरर है, फोर नहीं, फोर की जगह ऑन आएगा, ऑन हॉलीडेज। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, तो देखो इसमें क्या दिक्कत है, पढ़ने में आपको नॉर्मल सही लगेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि कैट्स एंड डॉग्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है रेन हैविली, बहुत तेज बारिश होना, इस टाइप से, ठीक है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये डायरेक्ट रेनिंग के साथ ही लगता है, क्योंकि ईडियम है, उसी चीज को ये डिफाइन कर रहा होता है कि रेन की इंटेंसिटी कितनी, इंटेंसिटी, कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत ज्यादा तेज। लाइक लगाने का मतलब कि जैसे, तो फिर तो लाइक तो मतलब वैसा सेंस निकल गया ना कि लाइक जैसे कि सच में बिल्लियां गिर रही हूं, तो ऐसा तो है नहीं। लाइक नहीं आएगा, लाइक यहाँ पे सुपरफ्लोस है, मतलब इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, मतलब पूरी रात बहुत तेज बारिश हुई, इसका ये मतलब है। ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लाइक नहीं आएगा, लाइक में दिक्कत है भाई, कैट्स एंड डॉग्स ईडियम्स है, डायरेक्ट रेन के बाद आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आई हैव हैड ए फुल डेज रेस्ट नाउ एंड आई फील मच, आगे बताइए कौन सा सेंटेंस सबसे करेक्ट है। आई फील मच, मैंने पूरे दिन का रेस्ट ले लिया है, तो यहाँ पे अब कंपैरिजन किया गया पहले से जो इसकी कंडीशन है उसके साथ। पहले ये थका हुआ था और अब कैसा फील कर रहा है? ये बेटर फील कर रहा है। आई फील मच बेटर, एटलीस्ट गुड इनफ टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ बेड, कि कम से कम इतना कि मैं हाँ बेड को छोड़ सकता हूँ अब और कुछ कर सकता हूँ। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपैरिजन किया गया है, बेटर विल बी द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फियरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ अनदर लॉकडाउन, दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, इस चीज की अनाउंसमेंट से डरते हुए ही उसने क्या किया? बहुत ज्यादा होर्ड करना, होर्ड करने का मतलब होता है आपने इकट्ठा कर लिया कुछ, तो होर्डेड इनफ कैंड गुड्स, बोटल्ड वाटर एंड टिश्यू पेपर्स टू फिल ए लार्ज गैराज। नीचे स्पेलिंग गलत है, होर्डेड की, होर्स्ड इनफ होता नहीं है, होर्स्ड इनफ भी नहीं होता है, होर्डेड इज द करेक्ट आंसर। होर्डेड इनफ मतलब काफी ज्यादा होर्ड कर लेना, होर्ड का मतलब होता है आप काफी ज्यादा ढेर लगा लें चीजों का अपने पास। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। With business reopening after lockdown, the demand for iron is again growing at a faster, आपने काफी बार सुना होगा, our economy is on a faster pace now, faster pace मतलब तेज स्पीड, पेस तेज पेस पे है, तेज स्पीड पे है। D is the correct answer, faster pace than it is being mined, कि जितना आयरन माइन हो रहा है ना उससे ज्यादा उसकी डिमांड आ रही है, फास्टर पेस पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नाउअडेज वी कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, कि आज के दिन हम इंटरनेट पे सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये। हेल्पिंग वर्ब कैन है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग में क्या लगाओगे आप? नेगेटिव लगाओगे, कांट वी। सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हम नहीं कर सकते हैं? और दूसरा एक चीज जो आपको स्पेशल ध्यान रखनी होती है वो होती है कि आपको सजेशन वाले केस में शुड लगाना होता है। दूसरा जो मेन जो क्वेश्चन टैग में जो गलतियां करते हैं लोग, आई एम वाले सेंटेंसेस में करते हैं। आई एम अगर आ रखा है तो लास्ट में जो क्वेश्चन टैग लगता है वो एम आई, एम नोट आई नहीं लगता, आंट आई लगता है, ठीक है। ये इसमें एक्सेप्शन होता है, बाकी सब क्वेश्चन टैग वाले बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आई वाले में और एक सजेशन वाले में शुड नहीं लगाते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है बस। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
हार्डली हैड आई गोटन आउट ऑफ द कार, कि मैं मुश्किल से कार से बाहर आया ही था, तब क्या हुआ, व्हेन द मगर केम आउट ऑफ हाइडिंग एंड पॉइंटेड ए नाइफ एट मी, तो फिर वो जो था मेरे सामने मगर आया और मतलब उसने मतलब मेरे तरफ चाकू कर दिया, कि मैं मुश्किल से बस कार से बाहर निकला ही था एकदम। ऐसे काम तो ऐसे ही होते हैं भाई, एकदम ही होते हैं, आराम से कौन करेगा, है ना, आराम से करेगा तो फंस जाएगा नाइफ लिए हुए। सो क्योंकि हार्डली के साथ वैन आता है, इसलिए हम डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे बी पे चले जाएंगे, देयर इज नो डाउट। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, एक तो वैन आता है, दूसरा इनके साथ इनवर्जन यूज होता है, हैड आई आएगा, आई हैड नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है इन तीनों के केसेस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, सो अब आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है क्योंकि अपने फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं। हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ प्रोग्रेस। सो ये पैसेज है पूरा, इसमें से कुछ वर्ड्स गायब कर दिए गए हैं और आपको फिल करने हैं। हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ प्रोग्रेस वुड नीड टू डबल फॉर द वर्ल्ड टू अचीव यूनिवर्सल डैश विद बेसिक ड्रिंकिंग। तो यूनिवर्सल क्या करना चाह रहे हैं, कंसीलमेंट करना चाह रहे हैं क्या। कंसीलमेंट का मतलब तो होता है छुपाना, एक्सपोज मतलब होता है कोई भी चीज मतलब एकदम एक्सपोज कर दी गई भाई, एकदम जैसे भांडा फोड़ करना, मतलब विशल ब्लोअर आपने सुना होगा वर्ड, अगर तो किसी चीज को लीक कर देना एकदम, या लस्टरस मतलब तो वैसे ही फैंसी टाइप होता है। सो यहां पे जो बात की जा रही है यूनिवर्सल कवरेज की बात की जा रही है, कवर करना, यूनिवर्सल कवरेज with basic drinking water services by 2030 to achieve universal safely managed services। किस चीज को अचीव करने के लिए यूनिवर्सल सेफली मैनेज सर्विसेज को रेट्स वुड नीड डैश क्वाड्रपल, क्वाड्रपल मतलब 4 गुना, नीड टू, नीड के साथ टू आता है, ऐसा बोलते हैं ना, आई नीड टू गो देयर, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो आई नीड टू गो देयर, तो मुझे वहां, मेरी वहां जाने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो देयर। सो नीड के साथ टू आता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे बोल रहा है क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग वाटर स्कैर्सिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, डैश चेंजेज। कैसे चेंजेज, डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक क्योंकि आपका एडजेक्टिव है, वैसे एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, लेकिन बाकी सब जो वो तो आ ही नहीं सकते इसमें, आसपास ही नहीं है। डेमोग्राफी जो होता है ये नाउन होता है, प्योर नाउन होता है, ये ओनली नाउन की तरह यूज होता है। सो इसमें डेमोग्राफिक ही ऐसा है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सो डेमोग्राफिक चेंजेस, ऑटोक्रेटिक चेंजेस तो होगा नहीं, ऑटोक्रेटिक तो मतलब एक टाइप से तानाशाही वाली चीज होती है। डेमागोज होता है आपका स्पीकर से रिलेटेड जो अच्छी ऑरेटरी स्किल्स होती हैं, जो कि लोगों को मतलब एकदम लुभा लेता है, वो होता है डेमागोज। तो यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक और डेमोग्राफी में अगर कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, सो डेमोग्राफी ओनली नाउन की फॉर्म में यूज होता है, डेमोग्राफिक नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज हो जाता है। और यहाँ पे हमें कैसे चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस, एडजेक्टिव की जरूरत है, सो हम ए यूज करेंगे। सो ऑब्वियसली इसमें ए हो गया, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड अर्बनाइजेशन डैश चैलेंजेस, पोज चैलेंजेस। क्यों ऐसा, इसलिए पोजेज क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सेंस, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग वाटर स्कैर्सिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, काफी सारी चीज हो गई ना ये, तो ये प्लूरल बन गया। अब प्लूरल के साथ ऐसे ऐसे लगाओगे नहीं, सो इसीलिए पोज, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पोज चैलेंजेस फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ओवर 2 बिलियन पीपल डैश इन वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज। ये कह रहा है कि 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो है ना वो ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां पे वाटर स्ट्रेस्ड है, वाटर की दिक्कत है। सो लिव, डेड और इनएनिमेट और ये तो आएगा नहीं, है ना। सो लिव ही एक आपका ऑप्शन बचा, लिव इन वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहां तक आगे अगर आप ऑप्शंस ना भी देखें तो एक समझ आ रहा है कि ये जो ऑथर है आपको इस टाइप से ले जा रहा है कि ये जो कंडीशन है अभी 2 बिलियन है और आगे तो और भी ज्यादा खराब होने वाली है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। तो कोई भी चीज और भी ज्यादा खराब हो जाना तो उसको बोलते हैं एग्जिबिट। कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में बढ़ जाना और नेगेटिव साइड में, सो एग्जिबिट। उसने काफी ज्यादा गुस्सा किया और इससे सिचुएशन और ज्यादा एग्जिबरेट हो गई, ऐसा बोलते हैं कि मतलब कोई भी चीज ऐसी जो कि मतलब सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दे, एग्जिबरेट। सो उसको एग्जिबरेट बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विच इज एक्सपेक्टेड टू बी exhibited in some regions as a result of climate change and population growth, यहां तक हो गया। reuse of waste water, waste water का reuse करना to dash water,
सो टू फोरफीट, रिकवर, डेटेरियोरेट, वेन। सो ऑब्वियसली रिकवर, पहले ही आंसर आ गया इसमें तो। सो टू रिकवर वाटर, वाटर को रिकवर करने के लिए, वापस लाने के लिए, क्योंकि वाटर तो उतना ही है जमीन में, मतलब नीचे चला गया है। सो उसको रिकवर करने के लिए वेस्ट वाटर को रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी है। सो सॉल्यूशन क्या है कि जो वेस्ट वाटर है उसको साफ किया जाए। सो रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर टू रिकवर वाटर, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी इज डैश एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इज बिकमिंग, पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, इज लगा दिया ना, तो इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, इंक्रीजिंगली कंट्रीज आर यूजिंग वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन, कि ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि जो कंट्रीज हैं बहुत सारी, वो क्या कर रही हैं, वेस्ट वाटर को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज कर रही हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज में दिस रिप्रेजेंट्स 7% ऑफ इरिगेटेड लैंड, और ये 7% रिप्रेजेंट करता है इरिगेटेड लैंड का। डैश दिस प्रैक्टिस इफ डन इनअप्रोप्रिएटली, यहां पे सोचने वाली बात है। डैश दिस प्रैक्टिस इफ डन इनअप्रोप्रिएटली, कि अगर ये जो प्रैक्टिस है अगर इनअप्रोप्रिएटली की गई तो पोजेज हेल्प रिस्क सेफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, कि ऑब्वियसली क्योंकि आप रिकवर कर रहे हो पानी को खराब पानी से। सो व्हाइल दिस प्रैक्टिस इफ डन, व्हाइल दिस प्रैक्टिस, व्हाइल यहां पे एज ए कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है कि व्हाइल दिस प्रैक्टिस इफ डन इनअप्रोप्रिएटली, तो क्या होगा, पोजेज हेल्थ रिस्क सेफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। आगे कोमा के बाद, सेफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैन डैश मल्टीपल बेनिफिट्स, कि इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट हो सकते हैं। सो यील्ड का मतलब होता है एक्चुअली, वैसे तो क्रॉप के केस में ज्यादा होता है, क्रॉप के केस में आपका लिटरल मीनिंग होता है उपज से रिलेटेड पैदावार, और कोई भी चीज जो उस चीज की तरफ बिल्ड कर रही होती है तब हम आपका यील्ड वर्ड का यूज करते हैं। इट यील्डेड टू दिस, सो कैन यील्ड मल्टीपल बेनिफिट्स, और बाकी सब तो वैसे भी आसपास ऑप्शन नहीं है। डेट, रेजिस्ट और डिफाई। डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, डेट का मतलब होता है कर्ज। सो ये तीनों तो यहाँ पे लिंक ही नहीं हो रहे हैं। यील्ड मल्टीपल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, तो सही बात है भाई कि अगर लेकिन उसका सही से यूज किया जाए ना रिकवर करने का वाटर का, तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। ओके, सो दिस इज द पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू, एक बार आप पढ़ सकते हैं, आई होप आपने एक बार पढ़ लिया होगा। और अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, बेस्ड ऑन द पैसेज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेल्स, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपेल करता है स्टेट्स को टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर फ्री, फ्री एजुकेशन देने के लिए, तो वो है आर्टिकल 45, यहां पे दे रखा है देखो। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 casts duty on the state to endeavor to provide free and compulsory education to the children। free and compulsory education आर्टिकल 45 के अंडर आती है। so obviously C is the correct answer। next देखिए, as per the given passage child labor is a dash problem। so एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए नीचे दे भी रखा है, इट इज ए सोशियो इकोनॉमिक नेशनल प्रॉब्लम। so obviously सोशियो इकोनॉमिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है भाई जो बच्चे को 99% फंसा ही देता है। सो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अगर आप फुल्ली श्योर नहीं है तो उसको कोशिश करें अवॉइड करने की। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल फॉर द पैसेज, चाइल्ड लेबर अराउंड द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड की थोड़ी सी बात की गई है, लेकिन जो मैक्सिमम फोकस रहा है वो इंडिया के ऊपर ही रहा है। इंडिया के आपको लॉज बताए गए हैं, इंडिया के बारे में ही सब कुछ घूमता रहा है पूरे पैसेज को जब आप पढ़ के देखेंगे। सो चाइल्ड लेबर इन इंडिया, दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। Analyze and practical solution to meet with the burning question in the context of the passage. What does the word necessary evil? Necessary evil का मतलब है कि काफी कंट्रीज के द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि हाँ भाई ये बुरी बात तो है, बट इस चीज की जरूरत भी है कि बच्चों से मतलब चाइल्ड लेबर से काम करवाने की, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में उनकी रिक्वायरमेंट है, इस टाइप से मतलब बताया गया है। नेसेसरी इविल का मतलब ये है कि भाई जो चीज खराब तो है पर जरूरत भी है, तो ये मतलब होता है नेसेसरी इविल का। अब इसका आंसर देखो, एन इविल दैट मस्ट बी डन because it is necessary to achieve a better outcome। yes,
ये है, और ये ऐसा मतलब फॉरेन कंट्रीज के द्वारा माना जा रहा है। तो ये पूरा पैसेज में इस बारे में बताया भी गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंक्लूड करेक्ट फैक्ट्स? किस में करेक्ट फैक्ट बताए गए हैं? द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इज नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया। कौन कह रहा भाई इंडिया में तो बुरा हाल है, ठीक है। सो ए तो हो ही नहीं सकता। मेल चाइल्ड इज द मोस्ट डिप्राइव्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ द होल क्लास ऑफ द सच चिल्ड्रन। नहीं, मेल क्यों, फीमेल चाइल्ड की बात की गई थी, उसमें बताया गया है पैसेज में। जब आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज में बताया गया है कि फीमेल चाइल्ड जो है वो ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है। सो बी भी नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR स्टेट्स अबाउट द स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस फॉर द मदरहुड एंड चिल्ड्रन। बिल्कुल ये बात की गई है पैसेज के अंदर, मतलब मदरहुड के बारे में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का लिंक किया गया है, आप अगर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो। सो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी वॉइस में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, सिंपल है बहुत ही, कि वॉइस क्योंकि हमारी आवाज सेम रहती है इसीलिए वॉइस में टेंस भी सेम रहता है। याद रखने के लिए बता रहा हूं, टेंस वॉइस में सेम रहता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां चेंज हो जाता है। प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, मतलब एक पीछे चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट है तो उससे पीछे जाने की जगह नहीं होती, इसीलिए पास्ट परफेक्ट जो होता है वो चेंज होता ही नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। दोनों की चीजें समझ आ गई। अब हम कर रहे हैं वॉइस, ध्यान रखना, ठीक है। सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स। सो ये जो है ये एक सजेशन दिया गया है किसी को। सजेशन के केस में लेट का यूज करते हैं हम। लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर्स। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और पैसिव वॉइस में एक पहचान होती है कभी भी पहचानने की कि ये चीज एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है। पैसिव वॉइस में ऑलवेज बी या बी की कोई भी फॉर्म, अब बी की फॉर्म कई होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, बीइंग, बीन, इनमें से कोई भी एक आ रखा होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना आप कि वो पैसिव वॉइस है। तो बी खुद ही आ गया यहाँ पे तो, और सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बन गया है। लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर्स। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सो नीचे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, वर एडवाइज नहीं हो सकता। आर बीइंग लगा दिया ना, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें पैसिव बनाने के लिए चाहिए इसीलिए एडवाइज लगाया है इसने, लेकिन प्रेजेंट और कंटिन्यूअस बनाया है इसने टेंस को, क्योंकि सेम रखना मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसी में है, बाकी सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ही नहीं। सो ऑब्वियसली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, ये इनडायरेक्ट की बात कर रहा है अभी। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। सो द डॉक्टर सेड, क्या कहा? अब ये बात आप सुन रहे थे, मान लो खुद डॉक्टर बात कर रहा था और पेशेंट से या फिर पेशेंट के जो केयर टेकर थे उनसे बात कर रहा था और आप ये बात सुन रहे थे। आप ये बात किसी थर्ड पर्सन को जाके बता रहे हो, तभी तो इनडायरेक्ट होगा ना। तो इनडायरेक्टली आप क्या बोलोगे? डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो ये चीज आप जब जाके बताओगे ना तो तब ये पास्ट हो चुकी होगी चीज, वहां पे इज गोइंग की बजाय क्या हो जाएगा? वाज गोइंग। और नरेशन में वैसे भी आपको पता है कि हमें एक स्टेप पीछे जाना होता है पास्ट में। सो इज गोइंग क्या हो जाएगा? वाज गोइंग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पढ़ो। इसमें ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे शायद आपके, क्योंकि यहाँ पे आप काफी बच्चों का डाउट होगा कि इज वॉज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैन मोर्टल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कि जो पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी होंगे, सनराइज इन द ईस्ट, तो इनमें आपका कभी भी इज का वाज नहीं हो सकता है, टेंस चेंज नहीं होता है। इसीलिए द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, ये हैं थोड़ा सा टफ लेवल वाले माने जाते हैं PQRS, तो इनको देखते हैं। मैनी ईयर्स अगो व्हेन द आर्ट ऑफ स्टंटिंग प्लांट्स, स्टंटिंग प्लांट्स एक्चुअली क्या होता है कि पौधा जो होता है वो खराब होना या छोटा रह जाए या खराब होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग, एक डिफॉर्मिटी होती है। वॉज क्वाइट अनहर्ड ऑफ एक्सेप्ट इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, जब ये अनहर्ड थी, बिल्कुल सुनी हुई नहीं थी। दे वॉज आ सकता है कि आगे, द ट्रीज लुक्ड सो, नो, ट्री की पहले बात करो भाई। देन सम चाइनीज, नहीं, देन लगाया है तो मतलब पहले कुछ ना कुछ हुआ है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन आइसोलेटेड मोनेस्ट्रीज इन तिब्बत स्टंटेड ट्रीज लाइक ओक एंड ऑरेंज, तो उन्होंने सबसे पहले मतलब ये करना स्टार्ट किया। सो एस सबसे पहले आएगा, एस से स्टार्ट होने वाले आपके पास दो ऑप्शन है, एस के बाद पी तो लगा ही रखा है, आपको क्यू या आर देखना है। तो पी तो ऑब्वियसली दे वॉच्ड विद एक्साइटमेंट द ट्रीज फ्लावरिंग एंड बियरिंग फ्रूट रिगार्डलेस ऑफ
हिज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी, उन्होंने देखा कि ये स्टंटिंग वाली जो डिफॉर्मिटी है इसके बाद भी जो ट्री है, उन्होंने उसमें क्या किया, कुछ किया जिसकी वजह से स्टंटिंग के बाद भी, इस डिफॉर्मिटी के बाद भी जो ट्री हैं और वो जो प्लांट्स हैं वो अच्छे फ्लोर और फ्रूट दे रहे थे। ठीक है, सो एस के बाद आ गया पी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, क्यू आएगा कि आर आएगा, बस इतना आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट आप जब देखोगे, देन सम चाइनीज monks learned the art from Tibet monks. The tree looked so artistic, beautiful and enhanced, enchanted everyone. So obviously D is the correct answer. इसके बाद R आएगा कि जब they watched with excitement, जब ऐसा excitement के साथ ऐसा हुआ कि fruit और deformity ये सारी बातें हुई, तो इसके बाद चाइनीज जो थे ना, चाइनीज monks, उन्होंने भी ये आर्ट सीख ली तिब्बतन monks से, और the trees looked so artistically beautiful and enchanted everyone. और जो फिर उसके बाद जो trees थे वो बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखते थे आर्टिस्टिकली, एंड एंचेंटेड एवरीवन, और हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। सून बोनसाई मेकिंग बिकम ए पॉपुलर हॉबी एंड आर्ट इन चाइना, एंड एवरी गार्डन हैड एटलीस्ट 6 बोनसाइज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द अमेजन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो अमेजन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, The Amazon rainforest gets its life from the majestic Amazon river. Okay, हो सकता है ये इससे स्टार्ट पी से, लेकिन अगर आप दोनों हम चेक करेंगे, इट इज रफली द साइज ऑफ द कंटिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 2.8 मिलियन। तो ये सेंटेंस जो है ये इसके आगे आना चाहिए, क्योंकि अमेजन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट की बात की गई है, और फॉरेस्ट के बारे में ही नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है कि द अमेजन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट इज रफली द साइज ऑफ द कंटिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये रफली ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, एंड कवर्स एन एरिया ऑफ दिस वन। सो ये इसके बाद आ जाएगा क्यू, मतलब S1 और S6 तो यहाँ पे हैं, S1 के बाद आ जाएगा क्यू। सो क्यू से स्टार्ट होने वाले अपने पास दो हैं, ए और सी। मैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही करके दिखा रहा हूँ जैसे एग्जाम में करना होता है। इसके बाद क्यू के बाद आपका पी आएगा, पी ओबियसली आएगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी दोनों ऑप्शंस में दे रखा है। सो द अमेजन रेन फॉरेस्ट गेट्स इट्स लाइफ फ्रॉम द मैजेस्टिक अमेजन रिवर। सो ये पी आ गया। अब पी के बाद आपको देखना एस आएगा कि आर आएगा, दिस इज द मतलब मेजर पॉइंट। सो इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसके बाद एस लगाता हूं तो देखो, द वास्ट फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ये आएगा, या फिर आर द रिवर रन्स थ्रू द हार्ट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे हमने जो बात की अभी अभी पी में, वो बात की है रिवर की, अमेजन रिवर। तो रिवर के बाद रिवर के बारे में ही बताएगा ना, अमेजन रिवर, द रिवर रन्स थ्रू द हार्ट ऑफ द रीजन। सो ऑब्वियसली आर आएगा, और फिर एस ही बच गया, क्यू पी आर एस। सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। और जैसे ये एस आएगा, द वास्ट फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, इसके बाद तुरंत ईच लेयर फीचरिंग इट्स ओन। सो आगे कनेक्टिंग है बिल्कुल एस के बाद S6। सो क्यू पी आर एस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो इसी के साथ आपका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, वन हु स्टडीज द ओकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स। ओकल्ट मीनिंग का मतलब होता है भाई जादू, ये जो काला जादू वगैरह जो भूत प्रेत रिलेटेड जो चीजें होती हैं। ओकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ। सो उनका ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में जो पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोला जाता है न्यूमेरोलॉजिस्ट, जो नंबर्स की स्टडी करता है। बाकी भी अगर आप देखोगे, एस्ट्रोलॉजर होता है आपका जो ज्योतिष होता है, एस्ट्रो मतलब स्टार होता है, जो स्टार्स की स्टडी, आपके तारे कैसे चल रहे हैं। सो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलते हैं ज्योतिष को। प्रोफेट मतलब पैगंबर, सुना होगा आपने हिंदी में। एस्ट्रोनोमर मतलब जो कि स्टार्स की जो स्टडी करता है, साइंटिस्ट होता है जो कि स्टार्स की स्टडी करता है, वो एस्ट्रोनोमर होता है। सो इन चारों ऑप्शंस में न्यूमेरोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर। और आप फोटो में भी देख सकते हैं इस टाइप से, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरोलॉजी, स्टडी ऑफ नंबर्स। और इन नंबर्स की मदद से बताया जाता है कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।